शुभरात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 100 रुपए का टिकट। आज श्याम बाबू का घर खुशियों की लड़ियों से जगमगा रहा है। पूरा घर मेहमानों की ध्वनियों से गूंज रहा है। 13 कमरों का बड़ा सा मकान मेहमानों से भरा हुआ है। आंगन में नाच गाना हो रहा है। खाने पीने की चीजों के लिए आंगन का एक कोना सजाया गया है। और हो भी क्यों ना, श्याम बाबू का बड़ा पोता अरुण, जो डॉक्टरी कर रहा था, शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी पा गया है। सभी की प्रसन्नता देखते ही बन रही है। श्याम बाबू भी तो अपने जमाने के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अब तो उम्र ही हो गई है। कामकाज उनके तीनों बेटे संभाला करते हैं। बड़ा बेटा दिवाकर और मंझला बेटा सोम अपने परिवार सहित पिताजी के साथ रहते हैं तथा छोटा बेटा रवि दिल्ली रहता है। भरा पूरा परिवार है। पूरा घर मेहमानों से भरा है। बड़ी बुआ, फूफा जी, छोटी बुआ, चाची जी, चाचा जी आज ही दिल्ली से आए हैं। और ननिहाल से मामा जी, मामी जी और उनका बेटा संकेत और दीपा मौसी आई हैं। घर के बाहरी आंगन में लकड़ी की तख्ती और कुर्सियां लगी हैं, जिन पर मेहमान बैठे हुए हैं। सभी बहुत खुश लग रहे हैं और बातचीत में मग्न हैं। बड़ी बुआ जी ने कहा, अरे भैया ने तो बहुत पैसा लगाया था, उसकी पढ़ाई पर डॉक्टर तो बनना ही था। बात काटते हुए चाची जी बोली, नहीं जीजी, अरुण ने मेहनत भी तो बहुत की थी। और कहीं तो गहनों की बात चल रही थी। छोटी बुआ मामी जी को कहती हैं, ये कान का कहाँ से बनवाया, बहुत सुंदर है। मामी जी बोलती हैं, यहीं से तो बनवाया। कुर्सियों पर जहां आदमी लोग बैठे हुए थे, उन सब के मध्य तो कवि सम्मेलन हुआ जा रहा था। सभी एक दूसरे की हाँ में हाँ भरते। दादाजी यानी श्याम जी भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर बड़े आंगन में झांक रहे थे और अपने परिवार को देखकर आनंदित हो रहे थे। उनका कमरा निचले हिस्से में सबसे किनारे है, जिसकी खिड़की बड़े आंगन की ओर खुलती है। तब दादाजी ने खाना खाने को बुलावने के लिए आवाज दी, अरे खाना खाने आओ। व्यंग करते हुए बोले, औरतें तो औरतें, तुम मर्द लोगों की भी बातें पूरी नहीं होती। चलो खाना तैयार है। चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले, आते हैं पिताजी। सभी खाना खाने पहुंचे। घर के आंगन में दोनों ओर चटाइयां बिछी हुई थी। मध्य में स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था। सभी को भोजन का इंतजार था। पंगत में सभी मौजूद थे, केवल अनमोल वहां मौजूद नहीं था। अनमोल यानी श्याम जी का छोटा पोता।
उसे अनु कहकर भी पुकारा जाता था। अनु एक 12 वर्षीय पतला दुबला सा लड़का है। अनु बहुत ही होशियार था, पर शर्मीली प्रवृत्ति का है, इसलिए ज्यादा लोगों के सामने जाने में उसे हिचकिचाहट होती है। इसलिए वह अपने दादू के कमरे में बैठा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि वहां कोई नहीं आने वाला। वह स्थान उसके लिए सर्वोत्तम एकांत था। दादाजी यानी श्याम जी को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उनके कमरे में ज्यादा कोई आता जाता नहीं था। जब उनका मन होता, वह खुद ही मेहमानों से मिल लिया करते थे। जब भी वह घर वालों के सामने जाते, तो सभी मूक हो जाते। इसलिए नहीं कि वह सब उनसे डरते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उनकी इज्जत करते थे। तब दादाजी इस मूक स्थिति को सामान्य करने के लिए कहते, यहां कोई बब्बर शेर घुस आया है जो तुम सब डर के मारे मूक हो गए हो। तब सभी खिलखिला उठते और फिर मंद मंद ध्वनि में फुसफुसाहटें आरंभ कर देते। दादाजी ये सब देखकर मन ही मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। अनु उनका सबसे प्यारा पोता था, हो भी क्यों ना सबसे छोटा जो था अनु। कमरे में बैठे हुए अपने गुल्लक को बजा रहा था। गुल्लक में सिक्कों की आवाज से यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि गुल्लक में कितने पैसे जमा हो चुके होंगे। वह पैसे अपने सबसे पसंदीदा काम सिनेमा देखने के लिए जमा कर रहा था। उसने केवल एक ही बार मूवी देखी थी, तभी उसने पक्का कर लिया था कि अपने पैसे जमा करेगा और फिर मूवी देखेगा। अनु को सिनेमा देखना बहुत पसंद था, वो भी मार धाड़ वाली फिल्में यानी एक्शन मूवी। अनु अपने गुल्लक में जो भी पैसे उसे मिलते हैं पूरे डाल दिया करता है। घर में बच्चों को पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि जिस सामान की आवश्यकता होती वो खरीद के दे दी जाती। श्याम जी के बेटे यानी अन्नू के पिताजी दिवाकर का यह कहना था कि बच्चों के हाथ पैसे नहीं आने चाहिए, इससे वह बिगड़ जाते हैं और वह पैसे का सदुपयोग नहीं जानते। इसलिए बच्चों के हाथों में नगद पैसे नहीं देने चाहिए। पर अन्नू सिनेमा देखने के लिए पिताजी से टिकट भी तो नहीं मांग सकता था। इसलिए अन्नू को कभी कभी छुप छुपाकर मुश्किल से 2-5 रुपए अपनी मां सुधा से मिल पाते थे। अनु उन्हें अपनी गुल्लक में डाल दिया करता था। उसे पता नहीं था, लेकिन उसके दादाजी भी कभी चुपके चुपके उसके गुल्लक में पैसे डाल दिया करते थे। सबका खाना हो जाने के बाद
सुधा उसके लिए दादाजी के कमरे में खाना लाई और उसे खिला दिया। कुछ समय बाद जब सारे मेहमान कमरों में चले गए तो अन्नू अपना गुल्लक लेकर अपने कमरे में चला गया और उसने याद किया कि परसों माँ ने मुझे 5 रुपए दिए, आज बड़ी बुआ जी ने 20 रुपए दिए। पहले से भी मैं अपनी गुल्लक में 2-2 करके 3 महीने से पैसे डाले जा रहा हूं। शायद पैसे पूरे हो गए होंगे। ये सोचते सोचते वो सो गया। संध्या का समय हो चला था। मेहमान भी कम हो गए थे। रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए थे और परिवार के जो मेहमान आए हुए थे वे अभी तक कमरे में ही थे। अन्नू अपने कमरे की चौखट से बाहर झांककर अपने दादू के कमरे की ओर चला। वो मेहमानों की नजरों से बच के चल रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर कोई मिल गया तो उससे बात जरूर करेगा और वह उनसे क्या बात करे उसे ही मालूम नहीं। अनु अपने माता और दादू के अलावा किसी से बात न करता। दादू के कमरे की चौखट से एक हाथ पहले ही चप्पल निकालनी पड़ती। आगे लंबा सा सुंदर पायदान होता जो चप्पल और चौखट के बीच का फासला निश्चित करता। अन्नू ने दादू को देखा। वह पुस्तक पढ़ रहे थे। अन्नू उनके पास बैठकर धीमे से बोला, दादू, मैं कल गुल्लक तोड़ दूंगा। दादू मुस्कुराते हुए बोले, क्या पैसे पूरे हो गए? अन्नू ने बोला, पता नहीं, लग तो रहा है। गुल्लक भारी भी हो गया है। दादाजी हंसने लगे और गुल्लक हाथ में लेते हुए बोले, हाँ, भारी तो हो गया है। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? अन्नू ने उत्साह से बोला, 100 रुपए। दादाजी बोले, लगता है 100 रुपए तो हो गए होंगे। अन्नू खुश हो गया और उसने दादाजी को पूछा, क्या मैं खेलने जा सकता हूं? दादाजी ने हामी भरी और अन्नू खेलने चला गया। शाम का समय था। मेहमान भी कमरे से नीचे उतर आए। सभी शाम की चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अन्नू भी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया। आज अन्नू की मन में एक खुशी का अनन्य सागर गोते लगा रहा था। उसका मन होता कि नाचे। मन से बार बार खुशी प्रफुल्लित हो रही थी। जिन मित्रों से वह बात नहीं करता था, आज उन्हें भी भाई की दृष्टि से देख रहा था और खेल खेल में नाराज हो जाने वाला अन्नू आज खुद ही हार मान के अन्य बालकों को खेलने का मौका दे रहा था। हमेशा देर से घर जाने वाला अन्नू आज जल्दी जल्दी घर जाने को हुआ।
असल में बात यह थी कि वह अपने गुल्लक को देखना चाहता था, इसलिए वहां खेल आधा ही छोड़कर वहां से जाने लगा। रास्ते में उसे वही सिनेमा घर भी दिखा जहां उसे अगली सुबह जाना था। वह सिनेमा घर को टकटकी लगाकर देखने लगा। उसके मन में वह ये सोचने लगा कि वह अपनी उस मनोइच्छा को पूरा कर लेगा जिसके लिए उसने इतने समय से पैसे जमा किए थे। अनु उस मन में भरी हुई खुशमय उथल पुथल के साथ घर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो घर के आंगन में मेहमान और घर वाले चटाई पर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। घर की औरतें, अन्नू की माँ, बुआ, चाची और पड़ोस की चाची ताई आंगन की सीढ़ियों पर बैठे बातें कर रहे थे। अनु के मन में अपने गुल्लक को देखने की इतनी बेचैनी थी कि आज उस पर मेहमानों के बैठे होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बेझिझक अंदर आया। अनु इतना प्रसन्न था कि उसने आज यह परवाह नहीं की कि अगर किसी ने उससे बात की तो क्या बोलेगा। अपनी ही धुन में मस्त था। उसने आसपास बैठे हुए लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल अपने कमरे में जाना चाहता था। तभी अचानक पास बैठी हुई चाची जी ने कहा, अरे अनमोल, तुम तो हमसे मिलते भी नहीं हो। अनु जो ख्यालों में खोया हुआ था वह यथार्थ अवस्था में वापस आ गया और बोला, हाँ। अनु पसीने पसीने हो गया था और वहां से सीधे भागते हुए अपने कमरे में जा पहुंचा। अन्नू ने पहले पानी पिया और फिर सोचा यह उसके साथ क्या हुआ। तभी उसकी नजर लकड़ी के उस मेज पर पड़ी जिस पर गुल्लक रखा हुआ था। उसने गुल्लक के पास जाकर उसे हाथ में लेकर ऐसी काल्पनिक दुनिया में खो गया जो मनोरम सपनों की भांति था। उस सपने से वो चेतना में ना आना चाहता था, पर क्या करे। तभी माता जी आ गई और बोली, अनु यहां अकेले क्या कर रहे हो बेटा, भाइयों के साथ बैठो। अनु ने गुस्से से कहा, नहीं मां, मैं नहीं बैठूंगा, और छत पर चला गया। अनु छत के किनारे से सिनेमा घर को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु सक्सेना जी के बंगले की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अन्नू बोला, यह सक्सेना बाबूजी का घर कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा घर भी कोई बनवाता है भला। तभी अन्नू को पुकारते हुए उसकी मां छत पर आ गई और मां ने कहा, चलो बेटा खाना खा लो। अनु अपने कमरे में आया और उसकी मां
उसके लिए वहीं खाना लाई। आज तो खाने में कई चीजें बनी थी। सूजी, पूड़ी, आलू की सब्जी, दाल चावल। अन्नू बहुत खुश हो गया और खाना खाकर इंतजार करने लगा कि कब भीड़ आंगन से कम हो और कब वह अपने दादाजी के कमरे में जा पाए। जैसे ही उसने देखा कि आंगन में केवल अरुण और उसकी मां ही बचे हैं, तो वह भागकर दादू के कमरे में चला गया और अंदर प्रवेश किया। इतने में दादाजी बोले, इतना डरता क्यों है? वो तुझे खा थोड़ी ना जाएंगे, और खाने भी लगे तो मैं बचा लूंगा लोगों से। अन्नू ने दादू से पूछा, मैं गुल्लक तोड़ दूं दादू? वो बोले, इतनी रात को पगले, इतनी जल्दी क्या है? कल सुबह तोड़ देना। ठीक है दादू, कहते हुए अन्नू सोने चला गया। आज उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वह पूरी रात भर सपनों की दुनिया में खोया रहा और सुबह की पहली किरण जमी को छूती इससे पहले कि अन्नू की नींद खुल गई। वह इंतजार करने लगा कि कब जमा पूंजी उसके हाथ लगे। उस दिन वह जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया और सुबह का नाश्ता करके गुल्लक लेकर दादू के पास आया और बोला, चलो दादू, शुभ काम आपके हाथों से हो जाए। दादू ने गुल्लक पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। उसके गिरते ही गुल्लक के टुकड़े टुकड़े हो गए। सिक्के भी जमीन पर बिखर गए। अन्नू ने उत्सुकता से सिक्के एकत्रित किए और दादू को गिनने को दिए। 100 रुपए में 7 रुपए की कमी थी। दादू ने अन्नू को नहीं बताया और सिक्के गिनते गिनते अपने कुर्ते की जेब से सिक्के निकाले और उन बाकी सिक्कों में मिला दिए। उनकी जेब से 9 रुपए निकल पड़े। दादू ने घोषणा की, जैसे किसी प्रतियोगिता में विजेता के नाम की घोषणा की जाती है। उसी प्रकार बोले, 102 रुपए, और अपनी दराज से एक कपड़े का छोटा सा थैला निकाला और उसमें सिक्के डाल दिए और वो अन्नू को दे दिया। अन्नू उछलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और बोला, दादू, मैं इससे टिकट लूंगा और सिनेमा देख लूंगा। अगर देर हो जाए तो आप घर वालों को संभाल लीजिएगा। दादू ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। अनमोल उछलते हुए घर से बाहर निकला। मुंह से गाना गुनगुना रहा था, जिस प्रकार मयूर वर्षा के होते ही अपना नृत्य प्रस्तुत करता है। वह भी वैसे ही उछलकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा था। अन्नू
अपने उल्लासित मन के साथ हाट पहुंचा। उसने वहां पैसे की थैली अपने पैजामे की जेब में रख ली थी। जैसे वह चलता तो सिक्कों की छनछनाहट उसके मन को और भी ज्यादा प्रफुल्लित कर देती। अब सिनेमा घर अधिक दूर न था, परंतु अन्नू धीमे धीमे कदमों से चल रहा था। अन्नू ने देखा कि अब केवल 3 मकानों के बाद ही सिनेमा घर है। उसकी गति बहुत तेज हो गई और वह भागकर सिनेमा घर के आगे चला आया। बहुत देर तक वह चलचित्र भवन को टकटकी लगाते हुए देखता रहा। फिर उसे ध्यान आया और वह बोला, यहीं रहना है या अंदर भी जाऊंगा? टिकट लेने के लिए टिकट सेंटर पर गया। वहां अधिक भीड़ ना थी। यह पहली बार था जब वह किसी बाहरी व्यक्ति से, वो भी टिकट के लिए, बात कर रहा था। आज उसे कोई हिचकिचाहट ना थी। वो रॉब से बोला, सुनिए, एक मूवी का टिकट दे दीजिए। बाबू ने उसे मुस्कुराते हुए टिकट दे दिया। अन्नू बोला, बाबू कितने पैसे हुए? बाबू बोले, 100 रुपए। अन्नू थैली से 2 रुपए निकालकर बाकी सारे पैसे टिकट वाले को दिए। बाबू बोले, इतने सिक्के गिनने पड़ेंगे। अन्नू की नजरें टिकट से हट ही नहीं रही थी। बाबू बोले, बेटा अभी तो पिक्चर शुरू होने में 15 मिनट है। अन्नू ने यह सुनते ही रास्ते पर खड़े होने का निर्णय किया। उसके मन में तो खुशियों के लड्डू फूट रहे थे। अन्नू ने अपना टिकट जेब में डाल दिया और हाथ बांधकर रास्ते पर चक्कर काटने लगा। मूवी शुरू होने के लिए कुछ ही समय बचा था। अन्नू का मन भी अब बाहर नहीं लग रहा था। अन्नू अंदर हॉल में जाने को हुआ। तभी यकायक उसकी नजर दूर से आते हुए उसके ममेरे भाई संकेत पर पड़ी। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। अन्नू स्थिर हो गया। संकेत ने उसके पास आकर बोला, अन्नू घर चलो जल्दी। अन्नू ने पूछा, क्यों भैया? संकेत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर ले आया। अन्नू बहुत गुस्सा हो गया, पर जैसे ही अन्नू और संकेत आंगन की दहलीज पर पहुंचे तो उसने देखा दादाजी को दहलीज में एक चारपाई पर लेटाया हुआ है। उसने देखा दादाजी बेहोश हो गए थे। ज्यादा उम्र होने की वजह से कमजोरी के कारण उन्हें वहां दहलीज के पास चक्कर आ गया था। वह हक्का बक्का रह गया और संकेत से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर दादाजी के पास गया।
जब तक दादाजी को होश न आया वो वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर में दादाजी को होश आ गया। तभी अचानक से उसने अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ बाहर निकाला तो हाथ में वही 100 रुपए का टिकट था। उसे वह कुछ देर तक निराशा भरी नजरों से घूरता रहा और फिर उसने हथेली बंद की और टिकट वापस से जेब में डाल दिया। ये सब दादाजी ने देख लिया था। आज की टिकट का शो तो खत्म हो चुका था, पर दादाजी अन्नू को दुखी नहीं देख सकते थे। उसकी पसंद पूरी करने के लिए दादाजी ने कुछ दिनों बाद खुद ही सिनेमा घर जाने की परिवार वालों से इच्छा व्यक्त की और अन्नू को अपने साथ ले गए। आज अन्नू बहुत खुश था। जो सपना पिछली बार पूरा होते होते रह गया था वो आज पूरा हो रहा था। वो खुशी जो अन्नू को महसूस हो रही थी 100 रुपयों की कीमत से कई अधिक मालूम पड़ती थी, जो घर में सिर्फ दादाजी समझ सकते थे।